में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन लेकर आए। क्लास 10th का चैप्टर 5 है और आइए देखते हैं। हम इससे पहले इसका एक वीडियो कर चुके हैं, अब हम इसका दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। तो अभी हम चल रहे थे क्या, अधात्विक खनिजों के विषय में चल रहे थे। अब अधात्विक खनिजों में हम चूना पत्थर के ऊपर आते हैं। ठीक है, चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से की चट्टानों में क्या पाया जाता है। कौन? चूना पत्थर कैसे मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये अधिकांश अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक कच्चे माल के रूप में या आधारभूत माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन? चूना पत्थर। किसमें प्रयोग किया जाता है? सीमेंट फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहा प्रगलन भट्टियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। अब उसने बोला कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। ठीक है, तमिलनाडु, 2 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम ता से आता है, वहाँ पे जो है चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, 2 राज्य गुजरात और राजस्थान, ये दोनों जो है ऐसे राज्य जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन दोनों में क्या पड़ता है? राजस्थान मतलब चूना पत्थर पाया जाता है, दोनों अगल बगल में। ठीक है, इसी प्रकार से गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखो, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों में पाया जाता है क्या? चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। अब आते हैं कि खनन क्रिया के नुकसान या दुष्परिणाम क्या होते हैं। देखो, जब हम खनन क्रिया करते हैं तो खानों में आग लगने का डर रहता है। किसका डर रहता है? आग लगने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है खानों में से क्या निकल जाती है, गैस निकलती है, जिसकी वजह से जो है चिंगारी लगने से खानों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो खनन क्रिया का एक नुकसान क्या है? खानों में आग लग जाती है। दूसरा, वायु में प्रदूषण में वृद्धि होती है। किसमें? वायु में प्रदूषण। जब खनन क्रिया होती है तो खनन क्रिया काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो मिट्टी वगैरह उड़ने से क्या होता है? वायु का प्रदूषण भी होता है। ठीक है, श्रमिकों में फेफड़े संबंधित बीमारी होती है। खनन क्रिया में यानी खनन में काम करने या खानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको फेफड़े संबंधित कई सारी बीमारियां लग जाती है, क्योंकि जब वो खानों में जाते हैं तो जो जहरीली गैस है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, या फिर जो उसका धूल वगैरह वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिससे क्या खानों में काम करने वाले श्रमिकों के या मजदूरों के फेफड़ों में क्या होते हैं? बीमारी हो जाती है। अब आता है भूमि का निम्नीकरण। इससे क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब खाने बनाए जाते हैं तो खानों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण भी होता है। और जो भूमि की काफ़ी ऊपरी परत होती है उसको भी क्या होता है? नुकसान पहुँचता है। ठीक है, खानों की छतें गिरने से मौत है। क्या? कई बार देखा गया जब जहाँ खाने खोदी जाती है तो खाने खोदने के कारण जो खानों की जो छतें हैं वो कई बार क्या होते हैं? धंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है खानों में काम करने जो मजदूर होते हैं उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। जहरीली गैसों का निकलना खानों में कई बार देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि जो खाने होती है खानों में कई बार जहरीली गैसों का रिसाव हो जाता है। ठीक है, जहरीली गैसों के रिसाव होने के कारण जो है पूरा जो पर्यावरण होता है या फिर जो आसपास का जो वायुमंडल था उसमें क्या चाहता है? क्या जहरीली गैसें उत्पन्न मतलब फैल जाती है, जिसकी वजह से लोगों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब बता, जल स्रोतों का प्रदूषित होना। खनन क्रिया के कारण क्या? जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं, क्योंकि खानों से जो कई बार लिक्विड वगैरह निकलता है जो नदी वगैरह में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। और कई बार जो बारिश वगैरह आती है तो बारिश के साथ जो खाने का जो कचरा होता है वो नदियों में जाकर मिल जाता है, जिससे भी जल प्रदूषित होता है। ज़मीन का धंसना। जब कभी खाने बनाई जाती है तो इससे ज़मीन क्या होती है? खोखली हो जाती है। ज़मीन खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से वो धंस भी जाती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ज़मीन के जो है आधार की कमी हो जाती है। और ये भी बोल सकते हैं कि जो भूमि स्तर का जल है, ये कि जो भूमि जल है उसमें भी एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि भूमि जल में कमी। क्या? भूमि या भूजल स्तर में कमी भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब खाने खोदी जाते हैं तो खानों में जो है कई मात्रा में पानी निकलता है। ठीक है, वो जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उस पानी को क्या किया जाता है? खाली किया जाता है या निकाला जाता है, जिससे क्या है? भूजल स्तर में क्या आती है? गिरावट आती है। इसके बाद हम देखते हैं खनिज ऊर्जा के संसाधन। किसके? खनिज ऊर्जा के संसाधन। अब खनिज ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो परंपरागत अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यह बोल सकते हैं ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, एक तो होता है अनवीकरणीय संसाधन यानी कि परंपरागत संसाधन, और एक होता है गैर परंपरागत साधन यानी कि नवीकरणीय संसाधन, इनको कहा जाता है। अब
अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा में किस किस को शामिल किया गया है? एक तो कोयले को शामिल किया गया है, एक प्राकृतिक गैस को शामिल किया है, एक पेट्रोलियम को शामिल किया गया है। अब इनके बारे में हम देखते हैं। देखो कोयला होता है, कोयला में जो है 3 प्रकार की जो है किसमें मिलती है, एक तो मिलती है लिग्नाइट, दूसरी मिलती है बिटुमिनस, तीसरी मिलती है एंथ्रासाइट। जो लिग्नाइट होता है ये सबसे निम्न का कोयला होता है, यानी कि सबसे ख़राब कोयला होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा करता है। तो और ये जो है वायुमंडल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद आता है बिटुमिनस सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कोयला है और सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसलिए जो है उद्योगों के काफ़ी लोकप्रिय क्या है कोयला है। दूसरा जो है ये इसमें जो है लिग्नाइट की तुलना में अधिक कार्बन होता है। किसकी तुलना में? लिग्नाइट की तुलना में अधिक कार्बन होता है, इसलिए जो है लिग्नाइट से अच्छा कोयला इसको माना जाता है। इसके बाद आता है एंथ्रासाइट। क्या? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और अन्य या लिग्नाइट या बिटुमिनस की तुलना में ये कम कार्बन छोड़ता है। अब बोला कि जो कोयला होता है, कोयला जो भारत में गोंडवाना और टर्शियरी चट्टानों में मिलता है या शैलों में मिलता है। ठीक है, गोंडवाना जो शैल है ये कम से कम 200 लाख साल पुरानी शैलें होती है, और ये जो गोंडवाना शैल है ये कहाँ पर मिल जाती है? ये झारखंड में और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसी प्रकार से टर्शियरी शैल या टर्शियरी चट्टानें, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये जो है 55 लाख साल पुरानी, किसकी? गोंडवाना की तुलना में कम पुरानी है। ठीक है, और ये असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी शैलें? टर्शियरी शैलें या टर्शियरी चट्टानें, जिसमें से जो है कोयला निकलता है। अब आता है प्राकृतिक गैस। क्या? प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का एक अन्य ऊर्जा साधन। वैसे परंपरागत ऊर्जा का साधन किसे बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा का संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनको जो है बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, और एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाता है? बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, और इनको बनने में काफ़ी लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इनको जो है परंपरागत संसाधन कहा गया है। इसके बाद आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। किसके? प्राकृतिक गैस में। ये ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना गया है। किसको? प्राकृतिक गैस को। अब ये बोला कि खनिज तेल से ये हल्की होती है। क्या? प्राकृतिक गैस। अब जो CNG है, जिसे हम वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, CNG इसी का एक रूप है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। अब आता है पेट्रोल के बारे में। पेट्रोलियम कोयले के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला ऊर्जा का स्रोत है। कौन? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोने के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, मोम आदि प्राप्त होता है। लाखों करोड़ों वर्ष से प्राप्ति होती है इसकी। किसकी? पेट्रोलियम की। लाखों करोड़ों वर्ष बाद इसकी हमें जो है प्राप्ति हुई है। ज़मीन में जो है जो जीवाश्म थे या जीव थे वो जो दब गए थे या उनके अंश दब गए थे, उनको जो है काफ़ी संपीड़न के बाद पृथ्वी पर लगातार जो दबाव बढ़ता गया, जिससे संपीड़न हुआ, जिसकी वजह से जो है ये पेट्रोलियम जैसे पदार्थ मिले हैं, परंपरागत स्रोत मिले हैं। अब आता है लाखों, ये तो हो गया। ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। किसका? पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्नेहक के रूप में भी करते हैं। स्नेहक माने जैसे जो है जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए, या बोल सकते हैं सतह को चिकना करने के लिए। भारत में इसका आयात किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम का। भारत में जो है पेट्रोलियम के जो खाने हैं या पेट्रोल है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए जो है भारत को पेट्रोल को बाहर से आयात करना पड़ता है, जिसकी वजह से भारत का जो काफ़ी जो धन है वो खर्च हो जाता है या फिर आयात के रूप में चले जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद आता है गैर परंपरागत संसाधन। अब गैर परंपरागत संसाधन क्या है या नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं? गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन है जिनका प्रयोग हम बार बार में कर सकते हैं, या जिनके प्रयोग के लिए अगर उसको हमने खर्च कर दिया तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है आसानी से। इसके लिए हमें लंबे समय तक वेट करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन में बताया गया ऊर्जा, जल ऊर्जा बताया गया, सौर ऊर्जा बताया, ज्वारीय ऊर्जा बताया। वैसे और भी है, आगे देखते हैं तब पता लगेगा। ये हमने कोयले को हमने पढ़ लिया। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था कि ये क्या है, जीवाश्म ईंधन घरेलू उपयोग में किया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ भाग बताए गए। कोयला, देखो ये कोयला खाने बताए गए। सिंगरौली में, तलचर में, ये क्या है? उड़ीसा है। ये क्या है? ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश है।
ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है जिसमें कोरबा है। ये तुम्हारा झारखंड है जिसमें झारिया बोकारो है। रानी और ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, इसमें रानीगंज में है। ठीक है, और तुम्हारा कहाँ है, ये तुम्हारा असम। असम में जो है, असम में तुमको ये जंजी, शिवगाजर ये मिल रही है आपको, क्या, कोयले के खाने। अब प्राकृतिक क्षेत्र भी बताए गए कुछ, ये असम में डिगबोई, सॉरी ये तुम्हारा मेघालय है, ये मेघालय, ये असम में डिगबोई। ठीक है, अब आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, जिसे हम नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो धरातल से जो ऊर्जा मिलती है उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो इसके बारे में बताया गया कि पृथ्वी के आंतरिक ताप का प्रयोग किया था। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक ताप का या पृथ्वी के अंदर जो तापमान है उसकी प्राप्ति, उसका प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा या विद्युत बनाई जाती है। भारत में बोला गया, भारत में लद्दाख में, पुगा घाटी में और हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी के अंदर इस परियोजना को शुरू किया गया है। किसकी परियोजना, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजना को शुरू किया गया है। आगे बोला गया कि महाराष्ट्र में के साथ गहराई के साथ तापमान या ताप ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी में गहराई पे जाते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, इसलिए वहाँ पर अधिक मात्रा में ताप प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। गर्म पानी के चश्मों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। किसका, गर्म पानी के चश्मे। देखो कई जगह से जो है भारत में नहीं, विश्व में कई जगह ऐसी है जहाँ पर जो है पानी पाया जाता है और पानी वो कैसा मिलता है, गर्म पानी होता है। उन गर्म पानी को ही क्या बोला जाता है, गर्म पानी के तालाब है जिनको बोलते हैं चश्मे। क्या बोलते हैं, चश्मे। वहाँ से क्या भाप निकलती रहती है। ठीक है, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। इसके माध्यम से क्या बिजली बनाई जाती है। अब सब यहाँ पे पूछा गया सतत पोषणीय विकास क्या। सतत पोषणीय विकास का अभिप्राय है हमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि भावी पीढ़ी है, वो भी संसाधनों का प्रयोग कर सके। इसी को सतत पोषणीय विकास कहा गया। क्या बोला मैंने, हमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, कौन, आने वाली पीढ़ी यानी कि भावी पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी भी संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग कर सके या उन संसाधनों को प्रयोग कर सके। इसी को सतत पोषणीय विकास कहा गया है। इसके बाद बोला गया परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा। ये भी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का एक अन्य रूप है। अणुओं की, देखो परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा कैसे प्राप्त की है, अणुओं की संरचना से प्राप्त किए थे। किसकी, अणुओं की संरचना। ठीक है, अणुओं की जो अणु होते हैं उनकी संरचना में क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है, जिससे हमें जो है परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अब परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है जो परमाणु ऊर्जा होती है ये प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है, यानी कि इस ऊर्जा से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। ऊर्जा का जो है परमाणु ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना गया है। क्या माना गया, ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग अधिकतर जो है विद्युत बनाने में किया जाता है। किस में करते हैं, विद्युत बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सौर ऊर्जा। किसके बारे में बात करते हैं, सौर ऊर्जा, जो कि जो है नवीकरणीय या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का एक अन्य रूप है। सौर ऊर्जा भारत में तेज़ी से इसका लगातार विकास हो रहा है। ठीक है, भारत में इसकी जो है क्षमता अधिक है। किसकी, सौर ऊर्जा की। आप गुजरात में चले आओ और गुजरात और राजस्थान की तरफ जाओगे तो आपको जो है सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा। लद्दाख में भी जो है इसका जो है प्लांट बनाया जा रहा है। किसका, सौर ऊर्जा का। तो भारत में गुजरात, राजस्थान में जो है अधिक संभावना है सौर ऊर्जा की प्राप्ति की। पर्यावरण संरक्षण में भी यह है सौर ऊर्जा योगदान देती है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। गैर परंपरागत का ये अच्छा विकल्प है। ठीक है, गैर परंपरागत नहीं, ये परंपरागत होगा। तो ये परंपरागत ऊर्जा का क्या है, एक अच्छा विकल्प है। कौन, सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि हम इसका प्रयोग उन ईंधनों की तुलना में कर सकते हैं जिनका प्रयोग लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल वगैरह। ये ऐसे संसाधन है या ऊर्जा के संसाधन है जो अधिक समय तक प्रयोग नहीं किए जा सकते और एक दिन ऐसे खत्म हो जाएंगे। आज हम सौर ऊर्जा का इनकी तुलना में प्रयोग कर रहे हैं। फिर आता राजस्थान में बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है।
ठीक है। सौर ऊर्जा प्राप्ति के लिए राजस्थान में क्या लगाया गया है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। फिर आते हैं पवन ऊर्जा। किस में आते हैं, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा क्या, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का एक अन्य उदाहरण है। तो ऊर्जा का अन्य नवीकरणीय स्रोत है पवन ऊर्जा। क्या, ऊर्जा का एक अन्य या दूसरा नवीकरणीय स्रोत है। भारत में उत्पादन की क्षमता अधिक है। क्या है, पवन ऊर्जा भारत में उत्पादन की क्षमता अधिक रखता है, ठीक है। यानी कि भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। बोला गया कि जैसलमेर, गुजरात, कर्नाटक में इसका उत्पादन अधिक हो सकता है। ये भी क्या है, प्रदूषण रहित गैस है, ठीक है। कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के जितने भी संसाधन होते हैं, बड़े सस्ते संसाधन होते हैं, ये जो हमें सस्ते में मिल जाते हैं। किसकी तुलना में, परंपरागत स्रोतों की तुलना में, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये क्या है, महंगे स्रोत है ऊर्जा के, जबकि ये क्या है, सस्ते स्रोत है, ठीक है। और इनसे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है बायोगैस, ठीक है। बायोगैस क्या है, अपशिष्टों से बनी है। किससे, अपशिष्टों से, यानी कि पेड़ पौधों से, मलमूत्रों से, ठीक है, और मानवों के अपशिष्टों से क्या बनी है, ये ऊर्जा प्राप्त होती है, बायोगैस, ठीक है। कई बार गाँव में देखा गया, जो मलमूत्र होता है गाय भैंसों का, जानवरों का, उसको जो है एक टैंक बनाकर उसके अंदर ढक दिया जाता है, और ढक दिया था काफ़ी लंबे समय तक, फिर वहाँ से क्या थे, गैस निकलती है, जिससे बायोगैस बोला गया है। ये भी क्या है, इससे भी प्रदूषण नहीं होता है। गोबर गैस के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, बायोगैस को। किसानों के लिए उर्वरक प्रदान करती है, कौन, बायोगैस। जब कभी बायोगैस बनाई जाती है तो इसके साथ, जब बायोगैस बनाती है तो गैस के साथ एक स्लरी नाम का पदार्थ प्राप्त होता है, जो खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन लकड़ी का अच्छा विकल्प है, कौन, बायोगैस। देखो लगातार पेड़ पौधों का, गाँव वगैरह में जो है लगातार पेड़ पौधों को काटा जाता है ईंधन के रूप में, लेकिन जब हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं तो ईंधन लकड़ी का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, बायोगैस। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। किसके विषय में बात करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का यह भी एक नवीकरणीय संसाधन है। खंबात की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन डेल्टा आदि जगहों पर जो है ज्वारीय ऊर्जा अधिक, या ज्वारीय ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, या उनका उत्पादन किया जा सकता है। कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा में आदि जगहों पर ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, या ज्वारीय ऊर्जा प्रयोग में लाई जा सकती है। महासागरों की तरंगों से इस ऊर्जा का उत्पादन होता है। किससे, महासागरों की तरंगों से इस ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा का। विद्युत के उत्पादन में भी ये क्या है, सहायक होती है, कौन, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका चैप्टर ये समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा, और इस जो मैंने अभी आपको करवाया, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।